मित्रों, इस समय भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत काफ़ी ख़राब चल रही है। फिर चाहे वो पुरुषों की बात हो या फिर महिलाओं की, जहां महिलाएं टी20 विश्व कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थीं, तो वहीं पुरुषों को टेस्ट मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और उसका बिल्कुल विपरीत न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। न्यूजीलैंड की महिला व पुरुष दोनों ही टीमों ने इतिहास बनाया है। जहाँ पुरुषों की टीम ने 36 सालों के बाद भारत को भारत की ही धरती पर हरा कर एक टेस्ट मैच जीत लिया, तो वहीं उनकी महिलाओं ने पहली बार टी20 विश्व कप जीत कर दिखा दिया। और ये महिलाओं के द्वारा जीता गया विश्व कप उनके पूरे क्रिकेटिंग हिस्ट्री का पहला टी20 विश्व कप है, क्योंकि अभी तक न्यूजीलैंड की मेंस टीम ने यानी पुरुषों की टीम ने भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। महिलाओं ने पहली बार टी20 विश्व कप उठाया है अपने देश के लिए। इसीलिए जहां एक और न्यूजीलैंड में सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वहीं भारत में आत्ममंथन चल रहा है। आत्ममंथन इस बात का हो रहा है कि आखिर कौन है इस हार के लिए उत्तरदायी, क्योंकि ये पराजय कोई साधारण पराजय नहीं है, बल्कि ये एक शर्मनाक पराजय है। जिस न्यूजीलैंड को श्रीलंका जैसी छोटी टीम ने 2-0 से टेस्ट मैचेस में हराया हो, वो भारत में आकर भारत की ही धरती पर खेल दिखाकर 36 सालों के बाद हमें हरा देती है, तो ये सामान्य कैसे हो सकता है। कई सारे शर्मनाक रिकॉर्ड भारतीय टीम के नाम पर दर्ज हो चुके हैं, जैसे कि भारतीय टीम भारत में ही कभी 46 रनों जैसे छोटे स्कोर पर ऑल आउट नहीं हुई थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने हमें 46 रनों पर ही समेट दिया। ये 46 रन एशिया में अब तक किसी क्रिकेट टीम के द्वारा टेस्ट मैचेस में बनाया गया सबसे छोटा स्कोर है। इससे पहले वेस्ट इंडीज के नाम पर यह शर्मनाक रिकॉर्ड था, उसने 53 रन बनाए थे। इसीलिए मित्रों, जानना जरूरी है कि आखिर ये जो हुआ है इसके लिए उत्तरदायी कौन है। क्या रोहित शर्मा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया गया था वो गलत सिद्ध हुआ है? क्योंकि अगर रोहित शर्मा पहले बल्लेबाजी का निर्णय नहीं लेते, हमारी टीम पहले बल्लेबाजी नहीं करती और पहले बल्लेबाजी नहीं करती, तो 46 रनों पर ऑल आउट नहीं होती। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा से गलती तो हुई है, उन्होंने पिच का आकलन ठीक से नहीं किया, उन्होंने मौसम की परिस्थितियों का लाभ नहीं उठाया जो कि गेंदबाजी के अनुकूल थी। हालांकि रोहित को दोषी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह मैच जीतने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने भी यही कहा कि अगर हम टॉस जीत जाते तो हम भी पहले बल्लेबाजी का चुनाव कर लेते। हमारे लिए टॉस हारना मैच जीतने का फैक्टर बन गया। ऐसे में रोहित की गलती क्या ही दी जा सकती है? तो क्या यशस्वी जायसवाल की गलती है? क्योंकि पहली पारी के अंदर जो भी हुआ वो तो हो ही चुका था। फिर दूसरी पारी के अंदर जब रोहित और यशस्वी के बीच में अच्छी साझेदारी हो रही थी, वो लोग अच्छा खेल दिखा रहे थे, टिक कर खेल रहे थे, ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए यशस्वी को अपना विकेट बचाकर खेलना चाहिए था। लेकिन वो टी20 फॉर्मेट वाला रुख अपनाते हुए लंबे लंबे शॉट लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे और क्रीज से बाहर निकल रहे थे, जिस कारण उन्हें आउट होना पड़ गया। अगर वो आउट ना होते तो शायद एक लंबा स्कोर खड़ा कर पाने में सहायता मिलती। हो सकता है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमें 100 रनों की लीड मिली थी, 100 नहीं बल्कि 200 से 250 या 300 की लीड मिल सकती थी। तो क्या इस हार के लिए यशस्वी जायसवाल को उत्तरदायी माना जा सकता है, या फिर केएल राहुल उत्तरदायी है? राहुल को टीम में बस इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, कई सारे टेस्ट मैच खेल चुके हैं। भारतीय टीम को जब टिके रहने की जरूरत होगी, डिफेंड करने की जरूरत होगी, जहां पर मैदान पर रुके रहना आवश्यक होगा, वो खड़े रहेंगे, वो डिफेंड करते रहेंगे। बस यही उनकी जो काबिलियत है, जिस कारण से ही उन्हें टीम में जगह मिली हुई है। लेकिन यही काम कर पाने में राहुल असफल हो रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारे 2 टेस्ट मैच हुए थे और वहां से लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी तक लगातार वो फ्लॉप होते हुए नजर आए। तो वो बांग्लादेश के खिलाफ चल पाए, ना ही न्यूजीलैंड के खिलाफ। पहली पारी में तो वो 0 पर ही वापस चले गए थे, और दूसरी पारी के अंदर जो सरफराज खान और ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचा दिया था, उस स्थिति तक ला दिया था जहां पर से भारतीय टीम लड़ने की स्थिति में आ गई थी। वहां पर थोड़ी मजबूती और चाहिए थी, थोड़े से रन और बटोरने थे। उस समय राहुल को मैदान पर भेजा गया, लेकिन वो फिर से नाकाम हो गए। उन्होंने 16 गेंदें खेली, 12 रन बनाए और वापस आ गए। अरे रन नहीं बनाते तो भी चल जाता, लेकिन कम से कम टिके रहते, अपना विकेट न गिरने थे, विकेट बचा कर रखते। यही सोच लेते कि रन नहीं बना पाएंगे तो कम से कम जितना ज्यादा समय तक वो टिके रहेंगे, न्यूजीलैंड के जीतने के चांस कम होते जाएंगे। सकता है मैच ड्रॉ ही हो जाता, लेकिन नहीं, उन्हें जल्दी से वापस आना था, तो गए और वापस आ गए। और कहीं ना कहीं राहुल को हमेशा ही जल्दी रहती, आप लोगों ने भी ये देखा होगा। अरे राहुल से अच्छे तो यशस्वी जायसवाल हैं। जब पहली पारी के अंदर हर एक बल्लेबाज मात्र 5 या 10 गेंदें खेलकर वापस जा रहा था, 0 बनाकर वापस जा रहा था, ऐसे में यशस्वी जायसवाल अकेले दम पर 63 गेंदों का सामना करते हुए मैदान पर टिके रहे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने की क्षमता दिखाई थी, न्यूजीलैंड की खतरनाक गेंदबाजी को 10 ओवर तक झेला था। लेकिन राहुल से दूसरी पारी में भी कुछ नहीं हो पाया, जहां पर बल्लेबाजी के लिए स्थितियां अनुकूल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऋषभ ने
199 बनाकर गए थे, सरफराज 150 बनाकर गए थे, और वहां पर तो राहुल टिक सकते थे, लेकिन राहुल से वहां पर भी कुछ नहीं हो पाया। मात्र 16 गेंदें वो खेल पाए, इससे आगे वो नहीं टिक पाए। मित्रों, क्या इस हार के लिए राहुल को उत्तरदायी माना जा सकता है, या फिर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन हार के लिए उत्तरदायी हैं? क्योंकि भारतीय टीम को बहुत ज्यादा आशा रहती है इन दोनों ऑलराउंडर से। ये दोनों ऑलराउंडर की भूमिका अच्छी निभाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इन दोनों ने अच्छा स्कोर भी किया था, कई सारे विकेट्स भी चटकाए थे। अश्विन ने तो वहां पर शतक लगाकर दिखा दिया था, लेकिन यहां पर जब जरूरत थी तब ना तो पहली पारी में यह चल पाए और ना ही दूसरी पारी में। तो क्या इन दोनों को उत्तरदायी माना जा सकता है हार के लिए? मित्रों, आपके अनुसार कौन है भारतीय टीम की इस शर्मनाक पराजय के लिए उत्तरदायी? फिर किसके कारण से हमें यह हार देखनी पड़ी है? जो भी आपके मन में है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।